करते हैं। दूसरी तरफ गुप्त काल के चंद्रगुप्त हैं। और इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 319 से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त काल हमें दिखाई देता है। और इसके संस्थापक जो हैं, जिन्होंने इसका स्थापना किया, उन संस्थापकों का नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट। हमें बहुत सारे चंद्रगुप्त के नाम से लीडर मिलते हैं, जिनमें एक है चंद्रगुप्त फर्स्ट। दूसरा हमने देखा था जिसने स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की, चंद्रगुप्त मौर्य। और यह है चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल क्यों? एक तो इस समय आर्थिक स्थिति अच्छी रही, दूसरा इस समय कुछ नवरत्न मिलते हैं, कालिदास, धन्वंतरी, विरहमीर, ये कुछ ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं भारत की जिन्होंने काफी ज्यादा विकास में योगदान दिया है। साथ में गुप्ता लोगों ने भारत की संस्कृति को, भारत के समाज को काफी आगे बढ़ाया, इसलिए इसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल के आसपास ही हमारे देश में बुकों का लिखना स्टार्ट होगा। रामायण, महाभारत, योगा, ये सब चीजें हमारे देश में गुप्ता पीरियड में लिखी जाएंगी। अभी तक लोग सुन रहे थे, सुनने के माध्यम से वो चीजें आगे चल रही थी, जिसलिए कहा जाता है सुश्रित, सुनकर एक तरह। लेकिन अब थोड़ा सा लिखना स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की। और पहले गुप्त के जो लोग थे वो सामंत थे कुषाण के। सामंत मतलब जमींदार। कुषाण इनके मालिक हुआ करते थे और इनके यहाँ सामंती का काम ये लोग करते थे, गुप्त के लोग। फिर धीरे धीरे चंद्रगुप्त की पावर इंक्रीज होती गई, कुषाण की पावर डिक्रीज होती गई। फिर उन्होंने कुषाण वाले लोगों को हरा दिया। उसके बाद इन्होंने जहां जहां कुषाण का क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। और जब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने पहली बार नियंत्रण किया 319 में, इसी याद में इन्होंने एक संवत चलवाया, गुप्त संवत। सब अपनी चीजों को याद करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गुप्त संवत एक तरीके से करवाया। जैसे हमने देखा था कनिष्क ने 78 ईस्वी में जब उसने राज्यारोहण किया तो शक संवत चलवाया, क्योंकि उसने शकों को हराया था। लेकिन ये अपने नाम पे ही संवत चलवाएंगे कि भैया अब ये वाला युग हमारा है, इसलिए इस संवत को क्या कहें, गुप्त संवत। हमारे समय के हिसाब से सब चीजें चलेंगी, क्योंकि हम सबसे सब शक्तिशाली राज्य हैं। ये सारी चीजें इन्होंने बताई। और फिर उन्होंने आगे चलकर इन्होंने अपनी एक नीति चलाई, विवाह नीति। विवाह के माध्यम से जो अपने आस पड़ोस के राज्य थे उनके साथ संबंध अच्छे किए। ये विवाह नीति हमें अशोक के काम में दिखती है, साथ में अकबर के समय भी दिखती है जब वो जोधा से शादी करेगा, और इन गुप्ता पीरियड में भी दिखती है। चंद्रगुप्त के अलावा आने वाले शासक भी इस नीति का काफी ज्यादा यूज करेंगे। और ये लिच्छवी एक किंगडम थी छोटी सी, लिच्छवी की राजकुमारी के साथ इनका विवाह होगा। और लिच्छवी की राजकुमारी जिनके साथ इनका विवाह होता है उनका नाम है कुमार देवी। और कुमार देवी और चंद्रगुप्त मौर्य की जो संतान हुई, इनका एक बेटा हुआ। उस बेटा का नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक बड़ा नेता बनता है। ये अपने आप को नेपोलियन से भी बड़ा विजेता एक तरीके से दिखता है। समुद्रगुप्त बहुत सारे क्षेत्रों को इंक्लूड करेगा, इसलिए इसे कई बार कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का एक राजा था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का पूरा वादा रखा। इसने पूरे यूरोप को फ्रांस के अंदर ला दिया। ऐसे ही समुद्रगुप्त भी पूरे भारत को अपने अंदर ला देगा।
यह इतना शक्तिशाली हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी समुद्रगुप्त के सामने बोलने की या उसके सामने युद्ध लड़ने की। इतना शक्तिशाली एक राजा एक तरीके से ये हुआ। और वास्तविक जो संस्थापक है गुप्त काल का वो है समुद्रगुप्त। होता भी ऐसे ही है, संस्थापना कोई और करता है और आगे जाके उसको शक्तिशाली कोई और बनाता है। जैसे अगर हम देखें, मुगल काल को स्थापित किया बाबर ने, लेकिन उसको स्वर्णिम युग तक कौन लेके गया? अकबर। ऐसे ही मौर्य काल को स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन सच में मौर्य काल को एक गौरव और एक पूरा सम्मान किसने दिलवाया? अशोक ने। ऐसे ही समुद्रगुप्त ने पूरा सम्मान और पूरा गौरव दिलाया गुप्त काल को, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन। अंग्रेजों ने कहा कि भाई समुद्रगुप्त ऐसा था जैसे नेपोलियन था यूरोप में। इसने भी विश्व विजेता की पूरी नींव रखी। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें बहुत सारी चीजों के थ्रू पता चलता है कि भाई समुद्रगुप्त ने क्या किया, कैसे किया। तो एक हरिसेन जी हैं जिन्होंने एक अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे लिखा किसने? हरिसेन ने। उस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बताता है कि समुद्रगुप्त कैसा था, कैसे वो अपने अभियान चलाता था, इन सब के बारे में भी ये बताता है। पहली बात तो हमें याद रखना कि प्रयाग प्रशस्ति किससे जुड़ा हुआ है? समुद्रगुप्त से। और इसमें समुद्रगुप्त के अभियानों के बारे में है, समुद्रगुप्त कैसे अभियान चलाता था, किस किस राज्य को उसने जीता, ये सारी बातें मिलती हैं। और साथ में हरिसेन ने कोशिश की है जो जो उनकी जरूरी चीजें वो हो। और ये लिखा किस भाषा में? संस्कृत। संस्कृत भाषा में ये लिखा है और संस्कृत भाषा हम लोग पढ़ने में सक्षम है, इसलिए इससे हमें सारी जानकारी मिलती है। और इसमें ये बोलते हैं कि भाई दक्षिण के राज्यों को भी समुद्रगुप्त ने हराया, साथ में कुछ राज्यों के साथ विवाह संबंध किए, साथ में पश्चिम से लेकर पूर्व तक गुप्त काल का साम्राज्य इसने बनाया। और दक्षिण के राज्यों के साथ उसकी अलग नीति थी, दक्षिण के राज्यों को उसने मिलाया नहीं, उनसे संसाधन लिए, क्योंकि उसे लगता था भूगोल अलग है, संस्कृति अलग है, मैं उत्तर भारत में नियंत्रण करूंगा ना कि दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखूंगा, लेकिन वहां पे जाके मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा दिन तक राजा बन ही नहीं पाऊंगा, और वहां पहुंच गया तो उत्तर भारत छिन जाएगा। इस मामले में वो थोड़ा समझदार भी था कि सारे क्षेत्रों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भूगोल की वजह से अलग अलग नीति होनी चाहिए। और इस प्रयाग परिस्थिति से ही हमें उसकी अलग अलग नीति मिलती है। लेकिन कुछ बातें जिनका जिक्र प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता है वो है, एक तो पहली बात अश्वमेध यज्ञ इसने कराया, उसके बारे में नहीं है। और अश्वमेध यज्ञ हमने देखा था कि भाई यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाएगा, अश्व मतलब होता है घोड़ा, और उस घोड़े को जिस जिस क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, मतलब वो क्षेत्र के लोग इस राजा को अपना राजा मानते हैं। और अगर किसी को लगता है कि भाई इस राजा में कोई ताकत नहीं है तो वो घोड़े को पकड़ सकता है, युद्ध लड़ सकता है। ये सारी चीजें, तो अश्वमेध यज्ञ का जिक्र नहीं है। दूसरा, इन्होंने इस समुद्रगुप्त की मृत्यु का जिक्र भी नहीं किया है। तो ये दो बातें नहीं है, और सारी बातें हमें मिलती है लेकिन ये दो बातें नहीं है। तो इन चीजों को याद रखना, एक तो अश्वमेध यज्ञ, दूसरा मृत्यु। चंद्रगुप्त के बाद जो समुद्रगुप्त बने उनकी मृत्यु कैसे हुई इसका जिक्र भी प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता। तो समुद्रगुप्त ने अपने युद्ध के लिए या सैन्य अभियान के लिए अलग अलग जगह अलग अलग नीति बनाई। कहीं पर क्षेत्र को डायरेक्टली नियंत्रण में कर लिया, प्रत्यक्ष रूप से अपने से मिला लिया। कुछ क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलाया, वहां से संसाधन ले लिए।
कुछ देशों के साथ अपने वैवाहिक संबंध बनाए, कुछ देशों को बोला आप मेरी जो ताकत है उसको स्वीकार कर लो, लेकिन मैं आपके ऊपर नियंत्रण नहीं करूंगा। ये सारी उसकी नीतियां थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से। तो इसलिए हम समुद्रगुप्त के अभियान की नीतियों के बारे में जानते हैं कि भाई कैसे कैसे समुद्रगुप्त ने अपनी नीतियां चलाई, और साथ में कैसे ये थोड़ा सा अलग था नेपोलियन से। माना जाता है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी थोड़ा ज्यादा समझदार। नेपोलियन एक गलती कर देता है और हार भी जाता है, और अंत में उसका सारा साम्राज्य छिन भी जाता है। और नेपोलियन सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो बस क्षेत्र को बढ़ाता जाता है, और क्षेत्र बढ़ाने के चक्कर में इतना बढ़ा लेता है कि वो खुद ही नियंत्रण नहीं कर पाता, और फिर उस नियंत्रण के लिए उसे युद्ध करने पड़ते हैं बहुत सारे, और वो फंस जाता है। एक तरफ रूस पर नियंत्रण करना है, दूसरी तरफ ब्रिटेन पर नियंत्रण करना, एक बिल्कुल पूर्व में एक बिल्कुल पश्चिम में, तो दोनों के ऊपर कैसे नियंत्रण करेगा। लेकिन इसके अलावा हमारा जो समुद्रगुप्त था वो थोड़े से ज्यादा समझदार है। समुद्रगुप्त सैन्य अभियान नीति, समुद्रगुप्त की सैन्य अभियान नीति, अलग अलग नीतियां इन्होंने चलाई, अलग अलग तरीके से ये चला था। 5 नीतियां इनकी हमें दिखाई देती। पहली जो नीति है जो समुद्रगुप्त की है, राज्य को मिलाने की। राज्य मिलाने की, राज्य पे युद्ध होगा, जीतने के बाद उस राज्य के क्षेत्र को अपने में मिला लिया जाएगा। तो इसका मेन पर्पज ये था, अपने आसपास जो क्षेत्र हैं उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना। ये समुद्रगुप्त की नीति का हिस्सा था। अपने आसपास के क्षेत्रों पर जिन पर नियंत्रण करना और शासन चलाना थोड़ा आसान है, उनका भूगोल भी पास में पड़ता है, उनकी संस्कृति भी मैच करती है, और ज्यादा खतरा भी नहीं है कि विद्रोह करेंगे लोग, उसको समुद्रगुप्त ने मिला लिया। और ये इसने नीति कहां कहां चलाई, एक तो उत्तर भारत में, दूसरा पश्चिम भारत में राजस्थान गुजरात, तीसरा पूर्वी भारत में बंगाल वाले क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में इसे लगा कि मैं आसानी से नियंत्रण कर सकता हूं, तो उन राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इसको संस्कृत में एक और नाम से जाना जाता है, राज प्रसबुद्धारण की नीति। इसको बोला जाता है प्रसबुद्धारण। थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, लेकिन इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मिलाना। राज्यों को मिलाना संस्कृत के शब्द का मतलब यही है। तो अपने आसपास के क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए उसने युद्ध अभियान किए, और युद्ध अभियान में उन्हें जीतकर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं, मिलाने का एक तरीका। दूसरी जो चीज थी, उन राज्यों के अलावा जो अलग राज्य हैं, बॉर्डर क्षेत्र हैं, या सीमांत जो क्षेत्र हैं, या थोड़ा सा सीमा से दूर, इन क्षेत्रों को मिलाया नहीं गया। इन क्षेत्रों के साथ एक नीति चलाई गई, देखो भाई मैं आपके ऊपर सर्व सभी तरीके से करदानाज्ञाकरण, कर दानाज्ञाकरण की नीति चलाऊंगा। कहने का मतलब आप लोग मुझे कर दोगे, लेकिन आपके क्षेत्र को मैं शामिल नहीं करूंगा अपने में। आपको कर देना होगा, मतलब मेरी बात माननी होगी, स्वीकार करना होगा मैं आपका राजा हूं, और जब भी मुझे जरूरत होगी आप मेरे लिए एज अ बफर स्टेट काम करोगे, बफर राज्य।
जैसे अभी इंडिया की नेपाल और भूटान के साथ है। नेपाल और भूटान एक तरीके से भारत चीन के बीच ऐसे क्षेत्र हैं जो बफर राज की तरह काम करते हैं, भारत की सुरक्षा के लिए काम। और हम लोग नेपाल और भूटान के सहित रक्षा समझौता साझा करते हैं। 1951 में हम दोनों देशों ने रक्षा समझौता किया और इसका एक इंसिडेंट होता है डोकलाम। डोकलाम भूटान का क्षेत्र है जहां पर चाइना नियंत्रण करना चाहता। भूटान ने पहले प्यार से बोला चाइना को कि भैया ये हमारी जमीन है, चाइना नहीं माना। तो फिर उसके बाद भूटान ने इंडिया से हेल्प मांगी उस समझौते के। तो इंडिया की सेना भूटान गई और जब तक अड़ी रही जब तक चाइना की सेना नहीं चली। ऐसे ही इसने कहा देखो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा और आप भी मेरी हेल्प करना, और साथ में आपको कर देना होगा। आप लोग जो राजा हो वो बने रहो, उसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ये इसकी नीति थी थोड़े सीमा वाले जो क्षेत्र हैं उनके आसपास की। उसके बाद इससे ही जुड़ी हुई एक और नीति प्रचार करने की या परिचारीकृत। इसमें ये क्या करता था, अपना सेवक बना लेता था। ये नीति बिल्कुल इस दूसरी वाली नीति से जुड़ी हुई है। सेवक, यहां पर वो ना तो उनकी राजनीति पर नियंत्रण कर रहा है ना रक्षा पर, जब बोल रहा है बस जब जरूरत हो तब मेरी हेल्प कर दे। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से सेवक मतलब नीतियां जो चलेंगी वो इसकी चलेंगी, लेकिन राजा जो होगा वो स्थानीय होगा, जो लोग चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें चलेंगी, जो इसे लगेगा कि भाई मेरे फायदे में ये है, उसी चीज का मैं प्रचार करूंगा और इन सेवक को माननी पड़ेगी। सेवक का मतलब ही होता है कि अपने मालिक की बात को सुनना। मालिक की बात को काटना या उसे इग्नोर करना उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। उसे सेवा करनी है और अगर सेवा नहीं करेगा तो उसे दंड मिलेगा। ये नीति इसने आटवक क्षेत्र में चलाई। आटवक एक क्षेत्र था बिल्कुल पास में, कहां पर, मराठ वाले क्षेत्र में। तो आटविक के साथ इसने ये नीति चलाई, भैया आप मेरी सेवा स्वीकार कर लो और आप लोगों को मैं कुछ नहीं करूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तब आप मेरी हेल्प करना। तो इन्होंने बोला ठीक है सर हम आपकी हेल्प करेंगे, जब भी आप बोलेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, जैसे आप कहोगे वैसे हम आपके राज्य में आपके साथ देने में हेल्प करेंगे। अगली जो नीति ग्रहण मोक्षान ग्रह, ग्रहण मोक्षान ग्रह। इस नीति में क्या है, इस नीति में शामिल नहीं करते वो, समुद्रगुप्त राज्य को शामिल नहीं करता, लेकिन उनसे बोलता है क्योंकि मैंने आपको हराया है इसलिए आपको कुछ संसाधन मुझे देने होंगे। और ये नीति इसने चलाई दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के एक समूह 12 राज्यों के समूह को इसने मिलकर हराया और उनसे बोला देखो मैं आपकी कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा, आपसे कोई ऐसा समझौता नहीं करूंगा जिससे आपको नुकसान हो या आपकी इज्जत बेकार हो, बस आपको मुझे कुछ धन दे देना है। तो राजाओं को लगा तो अच्छी बात है, धन से अगर ये सारी चीजें होती है तो हमारा सम्मान भी बच जाए और हम लोग न्यूज भी करें। इनके यहाँ ऐसी नीति भी नहीं थी जैसे इनसे बोला था बफर राज्य बनोगे, इनसे बोला हमारी पूरी नीति मानोगे। और पहले वाला जहां प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र को, इसलिए बोला जाता है कि समुद्रगुप्त समझदार था नेपोलियन से। क्यों, क्योंकि उसे पता था उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच काफी ज्यादा भूगोल का अंतर है। और ये भूगोल का डिस्टेंस, अब उस टाइम बुलेट ट्रेन तो होती नहीं थी कि तुरंत समुद्र तक पहुंच जाए, घोड़े से जाना होता था। तो कैसे उत्तर और दक्षिण भारत को वो एक साथ नियंत्रण करेगा, और कहीं ऐसा ना हो जाए दक्षिण भारत के नियंत्रण के चक्कर में उत्तर भारत भी चला जाए। इसलिए वो कोशिश करता था कि इन राज्यों के साथ
ऐसी संधि की जाए कि वो मुझे संसाधन दे दें, आप राजा बने रहो। तो भूगोलिक दूरी या भूगोल एक कारण था जिससे उसने नहीं मिलाया। साथ में संस्कृति में भी अंतर था, इसलिए भी उसने नहीं मिलाया, क्योंकि आप किसी को जोर जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। अगर ये सेना यहाँ लगाता तो उत्तर भारत में सेना की कमजोरी हो जाती, तो फिर कोई भी आक्रमण इस पर कर देता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन क्या करता है, उसमें थोड़ा लालच आ जाता है। नेपोलियन एक तरफ पूर्व से लड़ता है, दूसरी तरफ पश्चिम से। पूर्व में किससे लड़ रहा है, यूके से, ब्रिटेन से। पश्चिम में किससे लड़ रहा है, रूस से। और एक साथ लड़ता है, आधी सेना पूर्व में, आधी सेना पश्चिम में। नेपोलियन के मन में द्वंद्व चल रहा है, मैं किधर जाऊं, पूर्व जाऊं, पश्चिम जाऊं। इस चक्कर में नेपोलियन हार भी गया। लेकिन वो गलती समुद्रगुप्त ने नहीं की। समुद्रगुप्त ने अपने लालच को नियंत्रण में किया और बोला, संसाधन ले लो, इन लोगों को ज्यादा परेशान मत करो, इनका रूल अलग है और भूगोलिक दूरी और सांस्कृतिक कठिनाइयां बहुत ज्यादा चीजें हैं, और ज्यादा दिन तक इनको कठोरता के साथ मैं अपने अंदर नहीं रख सकता। इस बात को भी वो समझते थे, इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत को कभी मिलाया नहीं और उसके लिए नीति अलग रखी। अगली जो नीति थी वो वही थी जो सब राजा यूज कर रहे थे, इनके दादा, साथ में पापा, इन सब ने जो यूज की, चंद्रगुप्त ने यूज की विवाह नीति। कुछ राज्यों के साथ विवाह नीति के तहत भी इन्होंने संबंध बनाए और उनसे बोला कि भैया आपको मैंने हरा दिया है, अब आप मेरे साथ वैवाहिक संबंध कर लो, अपनी बेटी की शादी मेरे से कर लो, लेकिन मैं आप लोगों को मजबूर नहीं करूंगा, जब आपका मन हो तो कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन हर राजा को लगता था भाई समुद्रगुप्त इतना बड़ा नेता है, उससे मना करना अच्छी बात तो है नहीं, और ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे पारिवारिक संबंध रहेंगे, तो कम से कम समुद्रगुप्त हमें बचा पाएगा और हम लोग भी आसानी से चैन से रह पाएंगे। जब समुद्रगुप्त ही हमारा संरक्षण करता होगा तो किसी की हिम्मत कैसे बनेगी हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण करने की। तो ये सारी चीजें भी थी, इसलिए ज्यादातर राजा मान जाते थे, बोलते थे बिल्कुल हमारे लिए तो सम्मान की बात है कि आपके यहाँ हमारी बेटी का रिश्ता हो। ये इन्होंने नीति चलाई। तो पहला हमने देखा राज्य मिलाने की नीति, जैसे प्रसव उदाहरण, मतलब अपने आसपास के क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से मिला लेना। उत्तर भारत, पश्चिम, पूर्व, यहाँ पर इसने युद्ध अभियान करके ऐसा किया। दूसरा जो है सीमांत, जिसमें बफर राज्य बनाना, संधि एक तरीके से कर ली कि जब भी हमें जरूरत होगी हम आपसे हेल्प मांगेंगे, साथ में आप हमें कर भी दो। तीसरा परिचारीकृत, मतलब जहां पे उन्हें सेवक बना लिया और बोला तुम्हारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीति मैं चलाऊंगा, राजा तुम बने रहोगे। और चौथा क्या था, ग्रहण मोक्ष गृह की नीति, जो दक्षिण भारत में चलाई, जहां पर उनको हराकर उसने संसाधन लिए लेकिन उसको मिलाए नहीं, क्योंकि उसमें समझदारी थी। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तो भूगोल अलग है, दूसरा संस्कृति अलग है, इन दोनों को मिलाना कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदे का सामान नहीं। और इस मामले में वो नेपोलियन से अलग था, जिसने पूर्व और पश्चिम को एक साथ लड़ने की कोशिश की, इसलिए नेपोलियन का अंत भी हो गया। और आखिरी नीति जो इन्होंने विवाह के थ्रू कन्याओं के साथ या उनकी बेटियों के साथ शादी की, जिन राजा को हराया, ये भी इसकी नीति का हिस्सा था, और उनके साथ पारिवारिक संबंध बने। तो ये समुद्रगुप्त की नीतियां थी जो उसने चलाई। और समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने हिसाब से अपनी नीतियों को आगे बढ़ाएगा, वो भी कुछ ऐसी नीतियां जो इसके टाइम चल रही है वो करेगा। लेकिन समुद्रगुप्त ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा क्षेत्र को या सबसे ज्यादा राज्यों को गुप्ता काल में मिलाया, तो उसका योगदान सबसे ज्यादा था। और आगे वाले वाले शासक बस इस क्षेत्र को नियंत्रित करते रहेंगे, ज्यादा युद्ध बुद्ध करने की वो कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त वो सारी चीजें कर चुका था। अगला जो रूलर, चंद्रगुप्त द्वितीय। और समुद्रगुप्त के बारे में एक और चीज,
समुद्रगुप्त वीणा बजाना बहुत पसंद करता था, वीणा बजाना उसे अच्छा लगता था। तो ये चीज भी याद रखना। क्यों? क्योंकि हमें कई जगह सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाई दिया है। इससे पता चलता है समुद्रगुप्त वीणा बजाने में माहिर था या उसका शौक था, उसकी हॉबी थी, मनोरंजन का एक तरीका था। तो उसके सिक्कों पर हमें वीणा बजाते समुद्रगुप्त मिला है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठेगा, सब चीजें अच्छी चल रही हैं, समुद्रगुप्त ने काफी चीजों को अच्छा कर दिया है, उसी चीज को आगे बढ़ाएगा और ये अपने कई नाम रखवाएगा, या आप कहो अपने लिए बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, टाइटल देगा कि भाई मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। तो वो अपने नाम बताता है कि मैं देवश्री हूं, देवता के समान। साथ में बोलेगा मैं देवगुप्त हूं, देवताओं का गुप्त या गुप्तों का देवता। आगे बोलेगा देवराज, मैं देवलोक पर राज करने वाला हूं। ये सारी उपाधियां चंद्रगुप्त सेकंड लेगा और साथ में बोलेगा विक्रमादित्य, मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता। ये सारी उपाधियां चंद्रगुप्त सेकंड ने ली। और हमें ये उपाधि क्यों? क्योंकि इनका अलग अलग टेक्स्टों में जिक्र ऐसे मिलता है कि देवश्री ने ये काम करवाया। तो हमें पता तो हो कि देवश्री कहते किसे थे? चंद्रगुप्त के नाम पे। देवगुप्त एक तरीके से निक नेम है उसके बहुत सारे। ऐसे ही जैसे हमारे घर में नाम होते हैं, अलग अलग नामों से लोग हमें पुकारते हैं। एक हमारा ऑफिशियल नाम है, इनका एक ऑफिशियल नाम क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड। लेकिन अलग अलग और नामों से भी इनको पूछा जाता है। और इसने वैवाहिक संबंध की नीति को बहुत अच्छे से यूज किया। जो वैवाहिक संबंध की नीति का यूज समुद्रगुप्त भी करता है, साथ में चंद्रगुप्त फर्स्ट भी करता है, लेकिन इसने सबसे अच्छे से यूज किया। तो वैवाहिक संबंध के द्वारा कुछ राज्यों के साथ मिलके दूसरे राज्यों को हराया। जैसे खुद ने इसने विवाह किया नागवंश में। नागवंश इसके क्षेत्र के आसपास ही था और नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा, कुबेर नागा से इसने विवाह किया। विवाह करने का मतलब आर्थिक राजनीतिक फायदा लेना, ये इनके जीवन का एक हिस्सा होता था या राज्य की सुरक्षा का हिस्सा होता था। उसके बाद वाकटक वंश में इनकी जो बेटी थी, पुत्री थी प्रभावती, अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया। मतलब वाकटक वंश वाले भी इसके साथ हैं। तीसरा, इनका एक पुत्र था, उसका विवाह कदम्ब वंश में किया। कदम्ब वंश में अपने पुत्र का विवाह, पुत्र का नाम क्या था? कुमारगुप्त, जो इसके बाद गद्दी संभालेगा। नागवंश की कन्या कुबेर नागा से खुद विवाह करेगा चंद्रगुप्त सेकंड। वाकटक वंश में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करेगा और कदम्ब वंश में अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह करेगा। तो इसने विवाह नीति के थ्रू सबके साथ अपने संबंध अच्छे कर लिए। और जब इसे जरूरत पड़ी, चंद्रगुप्त सेकंड ने जहां पर इसकी पुत्री का विवाह हुआ था उनके साथ मिलकर, वाकटक वंश के साथ मिलकर शकों को हराया, जो गुजरात के तट के आसपास रूल करते थे। तो शकों को हराया।
किसके साथ मिलकर? वाकटक वंश के साथ मिलकर। तो वाकटक वंश के साथ मिलकर शकों को किसने हराया? चंद्रगुप्त सेकंड ने। और फिर जब इसने शकों को हराया तो थोड़ा जश्न भी बनेगा। तो शक उस टाइम शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन इसने अपनी विवाह नीति के थ्रू वाकटकों को अपना साथी बना लिया और इसके उपलक्ष्य में चांदी का एक सिक्का रिलीज किया। जिसे अभी भी हमारी सरकार सिक्के रिलीज करती है कि भाई गांधी जी की 150वीं जयंती, तो उस पर एक सिक्का रिलीज कर दिया। भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस, उस पर एक सिक्का रिलीज कर दिया। या भारत में G20, उस पर सिक्का रिलीज। तो ये पहले से ही चला आ रहा है। ऐसे ही वाकटक वंश के साथ मिलके जब इन्होंने शकों को हराया, उसके बाद इन्होंने चांदी का सिक्का रिलीज किया। साथ में चंद्रगुप्त सेकंड ने एक लोह स्तंभ बनवाया, लोहे का पिलर, लोह स्तंभ बनवाया। और ये लोह स्तंभ मेहरौली, मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में, कुतुब मीनार के पास लोह स्तंभ बनवाया, मेहरौली दिल्ली में। यह दिखाता है कि ये कितना शक्तिशाली था। अशोक भी स्तंभ बनवाता है, लेकिन पत्थरों के, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड पर बनवाता है किसके? लोहे के। और इस मेहरौली में लोहे के स्तंभ की एक और खास बात, आज तक इस स्तंभ में जंग नहीं लगी है, कोई जंग नहीं लगा, इतना पुराना है। और अभी भी आप देखना चाहो तो जब आप कुतुब मीनार घूमोगे तो उसके पास में ही ये देखेगा, कोई जंग नहीं लगती। और जंग क्यों नहीं लगती? जब हमने पता किया तो उन्होंने बहुत सारी इस पर कोटिंग करवाई है, केमिकल, जैसे हम पेंट करते हैं दीवारों पर, जिससे कि हमारी दीवार सही रहे। ऐसे ही इन्होंने पेंट करवाया है किसके ऊपर? लोहे के स्तंभ के ऊपर। इस वजह से उसमें जंग ही नहीं लगती। लेकिन दिखाता है इनकी ताकत को, साथ में इनकी तकनीक को, कि इनके पास कितना विज्ञान और तकनीक था, तभी तो उसमें जंग नहीं लगी। साथ में इनके यहाँ 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न। इन 9 रत्नों में कुछ फेमस व्यक्ति थे जो इतिहास में काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न रहते थे। जैसे नवरत्न हमें दिखेंगे अकबर के दरबार में, ऐसे 9 रत्न दिखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। तो इनमें रहने वालों में दरबार में जो थे, एक जिनका नाम आपने काफी सुना है, कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सारी पुस्तकें कालिदास ने लिखी हैं। कालिदास इनके दरबार में रहते थे। कालिदास के अलावा वरामीर, ये भी काफी ज्यादा फेमस है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति। इसके अलावा धन्वंतरी और अमर सिंह, अमर सिंह जो अमरकोश लिखते हैं। इनके यहाँ कालिदास, वरहमीर, धन्वंतरी, अमर सिंह जैसे 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड बोलता भी था कि मेरे पास ये रत्न है, इसलिए मैं महान राजा हूं। अगर कोई सारी धन संपत्ति ले ले, लेकिन ये 9 रत्न दे दे, तो मैं नई साम्राज्य फिर से खड़ा कर सकता। और इस 9 रत्न को बढ़ावा दिया, इससे फायदा ये हुआ कि इन्होंने हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। नृत्य, लेखन, इस प्रणाली को बढ़ावा मिला, लोगों को भी प्रोत्साहन मिला कि वो भी लिखें, उनको भी 9 रत्न में शामिल होने का गौरव मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे हमारे देश में भारत रत्न मिलता है, सम्मान की बात होती है जिसको भारत रत्न मिलता है कि भाई उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सारी बातें एक तरीके से इनके मिलती। और इनके दरबार में एक चीनी यात्री भी आता है, फायान, एक चीनी यात्री फायान भी इनके दरबार में आता है। वो भी कुछ बातों का जिक्र करता है। तो अगला जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है
फायान का विवरण। फायान ने क्या बोला इनके बारे में? फायान ने कुछ बातें बोली हैं कि भाई चंद्रगुप्त कैसा था। और ये फायान खुद क्या था? एक बौद्ध धर्म को मानने वाला भिक्षु। वो भारत आया था बौद्ध धर्म की पुस्तकों की खोज में। उसे ज्ञान चाहिए था, निर्वाण चाहिए था, मुक्ति चाहिए थी जैसी गौतम बुद्ध को मिली। इसी की खोज में वो भारत आया। और उसने जब वो भारत आया तो चंद्रगुप्त सेकंड का काल देखा। तब उसने यहाँ पर कुछ जिक्र किया कि भाई यहाँ के लोग कैसे थे, क्या क्या चीजें करते थे, आवास कैसा था। ये सारी बातें हमें फायान बताता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय एक चीन का ट्रेवलर फायान, तो फायान का विवरण। ये आपसे प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री में यही पूछा जाता है कि फायान किसके समय आया? चंद्रगुप्त सेकंड। किस काल में आया? गुप्ता काल। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि फायान का विवरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम भारत के इतिहास को समझते हैं। तो फायान भारत आया, चंद्रगुप्त सेकंड के में आया। लेकिन फायान अपनी पुस्तक में नहीं लिखता फायान का विवरण। वो अपनी पुस्तक में कहीं भी नहीं लिखता कि मैं चंद्रगुप्त सेकंड के आया हूं। तो चंद्रगुप्त सेकंड का जिक्र नहीं है। अच्छा नहीं लगता होगा उसे किसी शासक का वो लिखना, इसलिए उसने लिखा नहीं, बस अपनी बातें जरूर लिख दिया। तो फायर ने अपनी कुछ बातें की और बताया कि यहाँ के लोग कैसे थे। पहले बोलता है मध्य देश के लोग काफी ज्यादा खुश थे। मध्य देश भारत को ही या गुप्त पीरियड को। तो बोलता है मध्य देश के लोग काफी खुश थे। इसका मतलब चंद्रगुप्त सेकंड का जो साम्राज्य था ठीक ठाक था, खुश थे मध्य देश के लोग। इससे पता चलता है कानून व्यवस्था अच्छी थी, लोगों को चंद्रगुप्त सेकंड पे भरोसा था। और गुप्ता पीरियड इसलिए स्वर्ण युग भी कहा जाता है कि उन्होंने जनता के ऊपर ध्यान दिया। दूसरी इन्होंने बात की कि मकानों का पंजीकरण नहीं होता था। ये भी किसी मकान में रहा होगा, तो बोले ना कोई नाम ना पता कुछ नहीं है, मकानों का पंजीकरण नहीं होता था। ये ऐसे ही है जैसे गांव में बहुत सारे मकान है, उन पे नंबर नहीं होता। ऐसे ही पीढ़ियां बस रह रही हैं और मासम को पता है ये इनका ही घर है। इसी बात का जिक्र फायान करता है कि मकान वकान का कोई पंजीकरण नहीं होता था, सब लोग अपने हिसाब से जहां उनको जगह मिलती थी वहां रहने लग जाते थे। मैं भी रह के आया। अगली बात ये बोलते हैं न्यायिक प्रणाली में दंड विधान जो था वो काफी ज्यादा सॉफ्ट था, दंड विधान उदार था। और उदार क्यों बोला? बोले किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया था। अगर किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मतलब उदार ही है। और इनका कहना था कि किसी आरोपी को जो सजा देनी है वो सुधारने के लिए दो, इसलिए उसको वो सजा तो सुनाते थे लेकिन मृत्यु दंड नहीं देते थे। और हर इंसान को सुधारा जा सकता है। तो इनकी जो न्यायिक प्रणाली थी वो थोड़ी सुधारवादी सोच की थी, रिफॉर्म लाने की सोच थी, इसलिए न्यायिक प्रणाली भी इनकी अच्छी थी। साथ में ये बोलता है कुछ चीजों को सेवन करना बंद था, सेवन नहीं किया जा सकता था, मतलब उनको खा नहीं सकते थे। क्या क्या चीजें ऐसी थी? तो पहले बोलते थे मांस मदिरा, किसी को ना तो मदिरा पीने का अधिकार था, ड्रिंक करने का, ना मांस खाने का अधिकार। साथ में कई जगह मैंने देखा लहसुन भी नहीं खाया जाता, लहसुन का प्रयोग भी नहीं। मतलब लोग थोड़े से सनातन धर्म वाले, एकदम ब्रह्मचर्य वाले, इसलिए यहाँ पर मांस मदिरा लहसुन। जैसे आज के समय भी हमारे कुछ राज्य हैं जहाँ पर मदिरा नहीं मिलती, वहां पर दारू बैन है, गुजरात है, बिहार है।
ऐसे कुछ राज्यों के बारे में ऐसे ये बोलता है, यहां पर भी वो होता है। लेकिन एक व्यक्ति का जिक्र बहुत ज्यादा ये करता है। बोले समाज में एक विषमता थी। तो हमने पूछा क्या? तो बोले एक वर्ग था जिनको बोला जाता था चांडाल। और चांडाल को अपनी परछाई भी किसी पर पड़ने नहीं देनी होती थी। और इस चांडाल के हाथ में एक दंड होता था, और उस दंड में कुछ घुंघरू होते थे जो बजते थे। जब भी ये चांडाल आता था तो उस दंड को बजाते हुए आता था। इससे पता चलता है कि समाज में छुआछूत की भावना थी, और ये कहीं ना कहीं निचली किसी जाति से होगा। तो चांडाल के साथ ऐसा कुछ किया जाता था, और समाज में छुआछूत की भावना थी। और ये चांडाल को सब लोग बुरा मानते थे कि अगर इसकी परछाई पड़ गई तो हम अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही वो नगर में प्रवेश करता था तो सबको खबर दे दी जाती थी। सब लोग समझते थे हम अपवित्र हो गए अगर इसने हमें छू लिया। इसकी छाया भी पड़ गई तो भी हम अपवित्र हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे जाति के नाम पे हमारे समाज में पहले होता था, अब तो बहुत कम हो गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा प्रणाली बनी है, वैसे वैसे लोगों को काफी आजादी, साथ में आरक्षण की वजह से निचले वर्ग का काफी ज्यादा विकास भी हुआ आर्थिक स्तर पर। लेकिन ये चांडाल का जिक्र काफी ज्यादा करते हैं कि ऐसा वर्ग भी था जिनसे लोग बचते थे, बोलते थे छुआछूत है, अपवित्र हो जाएंगे, ये सारी चीजें। साथ में ये बताता है आर्थिक स्तर पर जो ये लोग उपयोग करते थे पैसा या मनी एक्सचेंज एक तरीके से करते थे विनिमय प्रणाली में, तो ये लोग कौड़ियों का यूज करते थे, और ये सबसे निम्न मुद्रा थी। इसका मतलब महंगाई ज्यादा नहीं थी। ये ऐसे ही है जैसे हमारे देश में अभी 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, उसका हम यूज करें। तो इनके यहाँ कौड़ियों का यूज किया जाता था, निम्न मुद्रा। इसकी जिक्र भी कौन करते हैं? फायान करते हैं। साथ में फायान बोलते हैं, मैं जब बौद्ध धर्म की खोज में निकला तो मैंने कोशिश की उन सब शहरों की खोज करूं जहां पर बौद्ध धर्म काफी प्रचलित था। तो वो देखा कपिल वस्तु, वस्तु शहर में भी गया। साथ में गौतम बुद्ध जी का जहां पे महापरिनिर्वाण हुआ या उनकी डेथ हुई, कुशीनगर भी गया। साथ में बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक और शहर श्रावस्ती, उसमें भी गया। बोला इन 3 नगरों में गया, लेकिन ये तीनों नगर अब इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो इसका कहना था कि ये नगर अब उजड़ गए हैं, अब सेंटर कहीं और चला गया है। उजड़ने का कारण क्या है? धीरे धीरे भारत से बौद्ध धर्म खत्म हो रहा है। तो कपिल वस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती जैसे बौद्ध धर्म के धार्मिक शहर अब उजड़ गए हैं। अब वहां पर ज्यादा विकास भी नहीं है, लोग भी अपने अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। ये सारी बातें भी ये बताता है। और साथ में हमने जाना कि भाई ये किसी भी गुप्त राजा का जिक्र नहीं मिलता इसके जिक्र में, किसी भी गुप्त राजा का जिक्र नहीं है कब ये आया। लेकिन हमें क्या पता है? चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या फायान अपनी पुस्तक में लिख के गया कि वो चंद्रगुप्त सेकंड के में आया, तो बिल्कुल नहीं लिख के गया। लेकिन क्या फायान चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया? बिल्कुल जी आया, क्योंकि उसने उस समय की कुछ चीजों का जिक्र किया है, इसलिए हम इसको। साथ में ये चाइना में जाके अपने लोकल स्थानीय नाम से ये जो अपनी बुक है उसको लिखता है, जिसका नाम है फॉ क्यू की। फॉ क्यू की, इस नाम से अपनी पुस्तक लिखता है। कई बार आपसे पूछा जाए फॉ क्यू की, तो देख के ही लग रहा है चाइनीज नाम है।
किसकी पुस्तक है? फायान की। फाफोर, फायान, फाफोर, फो इस नाम से ही लिखता है। और इसका जो बचपन का नाम था वो था कुडुम। बचपन का नाम कुडुम, इसके बचपन का नाम। फायान ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जो उस समय के आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को बता, जैसे मध्य प्रदेश के लोग खुश थे, ये बताता है। राजनीतिक रूप से चीजें सही चल रही थी, शांति थी समाज। मकान का पंजीकरण नहीं, ये बताता है कि नियम कानून इतने भी सही नहीं थे, या इतना भी ज्यादा नियम नियम खेला नहीं जाता था। कुछ चीजों में थोड़ा सा सरल रखा जाता था। मकान है, ठीक है, तुम्हारा चलेगा। साथ में न्याय प्रणाली में थोड़ा सा कठोरता ना कर कर सरलता थी, उदारता थी। और किसी भी अपराधी को सजा इसलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि उसने अपराध किया, बस सुधरने के लिए दी जाती थी कि भैया सुधर जाओ, तुम्हें हम लोग फांसी नहीं देंगे। साथ में कुछ चीजों का समाज में खाना गलत माना जाता था, जिनमें मांस, मदिरा, लहसुन, इसलिए राजा ने भी उन चीजों को बैन कर रखा था। साथ में ये बात करते हैं, समाज के स्तर पर कुछ विषमताएं भी थी। चांडाल का जिक्र करते हैं, जिन्हें दंड लेकर या डंडा लेकर जाना पड़ता था, जिससे कि कोई और उनसे अछूत ना हो जाए। ये यहाँ की छुआछूत की दिक्कत को दिखाता है। और आज के समय में हमारा अनुच्छेद 17 जो संविधान में है वो छुआछूत के निषेध की बात करता है। किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं की जा सकती, और अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्थिक स्तर पर सबसे निम्न मुद्रा कौड़ियों का यूज किया जाता था, जिससे कि सामान लिया जाता था। ये बात बताता है कि इनके यहाँ महंगाई कम थी। कपिल वस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती नगर उजड़ गए थे, और धीरे धीरे भारत से बौद्ध धर्म थोड़ा खत्म हो रहा। चीन में जाकर ये फोक यूकी के नाम से अपनी बुक को लिखते हैं, और इनकी बुक में हमें किसी भी राजा का जिक्र नहीं मिलता कि किस राजा के समय आए, लेकिन हमें वैसे पता है चंद्रगुप्त सेकंड के समय आए। इनके बचपन का नाम पुड़ुक था। तो फायान के विवरण से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो साथ में ये भी पता चलता है कि भारत और चीन के बीच पहले भी संबंध थे, और हमारे राजदूत और उनके राजदूत एक दूसरे के यहाँ आया जाया करते थे। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हमें दिखती हैं। और इसी से जुड़ा हुआ आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हो। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान के द्वारा किए गए विवरण का वर्णन करें। तो एक क्वेश्चन आप लिख लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यात्रा करने वाले फायान का वर्णन करें। तो उन्होंने क्या क्या चीजें बात बताई। तो आप कह सकते हो आर्थिक स्तर पे बताई, सामाजिक स्तर पे बताई, साथ में उन्होंने बताया कैसे छुआछूत होता है, आर्थिक प्रणाली में कैसे कौड़ियों का यूज किया जाता है, लोग कैसे थे। ये सारी बातें आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप बताओगे गुप्ता काल के बारे में या चंद्रगुप्त के बारे में। उसके बाद आप फायान के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन पहलुओं को भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद निष्कर्ष कि उसने बहुत सारी चीजें बताई, और इससे हमें इतिहास को समझने में भी सहायता मिलती है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।